नमस्कार, मैं दीपक शर्मा और मेरे यूट्यूब मंच पर आपका स्वागत। दोस्तों, क्या मोदी और शाह ने देश के नए चीफ इलेक्शन कमिश्नर, मुख्य चुनाव आयुक्त, इसकी नियुक्ति में, अपॉइंटमेंट में जल्दबाजी करी? इतनी जल्दबाजी करी कि सुप्रीम कोर्ट में जो केस चल रहा था उसको भी अनदेखा कर दिया। इतनी जल्दबाजी की कि सुबह तक का इंतजार नहीं किया, रातों रात मिडनाइट ऑर्डर जारी कर दिया और ज्ञानेश कुमार को चीफ इलेक्शन कमिश्नर बना दिया, राजीव कुमार की जगह, जो 18 तारीख को रिटायर हुए थे। अब इतनी जल्दबाजी क्यों थी? क्या ज्ञानेश कुमार को ही अमित शाह चीफ इलेक्शन कमिश्नर बनाना चाहते थे? सारी लगाम जो है चुनाव आयोग की ज्ञानेश कुमार के हाथ में देना चाहते थे। ज्ञानेश कुमार ही क्यों? अब ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि अभी तक जो इलेक्शन कमिश्नर आए वो कहीं ना कहीं सरकार की बात तो मानते थे, करीब भी थे, लेकिन ज्ञानेश कुमार, जी हाँ, सरकार में लोगों का मानना है, अफसरों का मानना है कि ज्ञानेश कुमार सबसे करीबी, द मोस्ट क्लोजेस्ट ऑफिसर, अगर कोई सबसे विश्वास पात्र था इस सरकार में अमित शाह का, तो वो ज्ञानेश ही कुमार थे। वो चाहे गृह मंत्रालय हो, वो चाहे सहकारिता मंत्रालय हो, या वो अमित शाह के जो भी इंपॉर्टेंट फैसले हों, हर फैसले में, हर बड़े फैसले में ज्ञानेश कुमार ही थे। आप कह सकते हैं कि सबसे विश्वास पात्र, सबसे भरोसेमंद आदमी जो अमित शाह के हैं, आज उनके हाथ में चुनाव आयोग की बागडोर सौंप दी गई है। अब अमित शाह और ज्ञानेश कुमार के बीच में कितने करीबी रिश्ते हैं, क्यों हैं, ये तो मैं आपको आगे बताऊंगा। लेकिन एक और इम्पॉर्टेंट बात आपसे कहना चाहता हूं कि सुप्रीम कोर्ट को, देश की सबसे बड़ी अदालत को ताक पर रखकर मोदी और शाह ने ज्ञानेश कुमार को चीफ इलेक्शन कमिश्नर बनाया। राहुल गांधी ने डिसेंट नोट दिया, राहुल गांधी ने विरोध किया, उस विरोध के बावजूद ज्ञानेश कुमार को सबसे ऊंची कुर्सी दी गई इलेक्शन कमीशन में। दरअसल वजह यह है कि सुप्रीम कोर्ट में एक सुनवाई चल रही थी जिसका फैसला 19 तारीख को हो सकता है, 19 फरवरी को हो सकता है। और ये जो मामला है सुप्रीम कोर्ट में, ये दरअसल चीफ इलेक्शन कमिश्नर के अपॉइंटमेंट को लेके ही है। तो हो सकता है मोदी जी को लगा हो, शाह साहब को लगा हो कि पता नहीं कैसा फैसला है, इससे पहले ही रातों रात ऑर्डर निकालो और ज्ञानेश कुमार को कुर्सी पर बैठा दो। अब दोस्तों, बात ज्ञानेश कुमार जी की कर लेते हैं। दरअसल 2019 में जब अमित शाह पार्टी से, संगठन छोड़कर मोदी सरकार में शामिल हुए और राजनाथ की जगह उनको देश का गृह मंत्री बनाया गया, तो जब पहली बार मंत्रालय में, गृह मंत्रालय में अमित शाह जाते हैं और मंत्री की शपथ लेते हैं, उसके बाद जो उनके सबसे करीबी अफसर होते हैं गृह मंत्रालय में, वो यही साहब होते हैं, ज्ञानेश कुमार। ज्ञानेश कुमार गृह मंत्रालय में अमित शाह के साथ मिलते हैं, करीबी हो जाते हैं, विश्वसनीय हो जाते हैं, और उसके बाद जितनी भी टॉप सीक्रेट फाइल्स हैं अमित शाह से वो इनको दी जाती हैं, जितने भी अहम नाजुक मामले इनको दिए जाते हैं। और इसी तर्ज पर इनको धारा 370 हटाने का, कश्मीर से धारा 370 हटाने की जो जिम्मेदारी थी वो ज्ञानेश साहब को दी गई, जो उस वक्त होम मिनिस्ट्री में जॉइंट सेक्रेटरी थे। अब धारा 370 हटाकर अमित शाह की वाहवाही हो जाती है पार्टी के अंदर, सरकार के अंदर, और ये सारा काम जो है आसान कर देते हैं ज्ञानेश कुमार। तो ज्ञानेश कुमार को फिर हर फैसले बड़े बड़े उन्हीं के ऊपर अमित शाह छोड़ने लगे। यहाँ तक कि जो राम मंदिर ट्रस्ट बना और मंदिर की जो निर्माण समिति बनी, उसमें जो सरकार का रिप्रेजेंट कर रहे थे, सरकार का जो प्रतिनिधित्व कर रहे थे ट्रस्ट में, वो भी ज्ञानेश साहब थे। यानी ज्ञानेश साहब को राम मंदिर के निर्माण से भी अमित शाह ने जोड़ दिया। यही नहीं, अमित शाह ने जब एक नए मंत्रालय का, जब मोदी जी ने गठन किया, कोऑपरेटिव सहकारिता मंत्रालय, तो इस मंत्रालय के पहले सेक्रेटरी मिस्टर ज्ञानेश कुमार हुए। जी हाँ, एक चीज़ मैं बता दूं, अमित शाह गृह मंत्री भी हैं और सहकारिता मंत्री भी हैं। तो जब नया मंत्रालय अमित शाह के पास आया, तो उस नए मंत्रालय का जो कामकाज है, सचिव, सेक्रेटरी, वो ज्ञानेश कुमार बने। यही नहीं, बहुत से जो एक्ट्स हैं, बहुत से जो कानून लाए सहकारिता में, उसके पीछे भी ज्ञानेश कुमार हैं। तो खैर, ये साथ बना रहा और सरकार में चाहे अफसर हों, चाहे मंत्री हों, चाहे सांसद हों, चाहे संगठन के पदाधिकारी हों, सब जानते थे कि भाई अमित शाह इन पर बहुत ट्रस्ट करते हैं, अमित शाह के आदमी।
बहरहाल जब ये रिटायर हुए 2024 में, ये रिटायर हो गए जनवरी में, तो जब रिटायर हुए अमित शाह को कहीं ना कहीं तो इनको सेट करना ही था, और तब इलेक्शन कमिश्नर की जगह खाली थी, नॉट चीफ इलेक्शन कमिश्नर, इलेक्शन कमिश्नर की जगह खाली थी। लिहाजा 14 मार्च को अमित शाह ज्ञानेश कुमार को इलेक्शन कमीशन ले गए और ये इलेक्शन कमिश्नर नियुक्त हो गए। जिस वक्त इलेक्शन कमिश्नर थे तब राजीव कुमार चीफ इलेक्शन कमिश्नर थे, बिग बॉस थे। अब जब राजीव कुमार रिटायर हुए 18 तारीख को, तो जाहिर तौर पर अमित शाह चाहते थे कि ज्ञानेश कुमार ही चीफ इलेक्शन कमिश्नर बने, और विरोध के बावजूद, सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है उसके बावजूद, आप कह सकते हैं कि जो अमित शाह ने चाहा उसी पर मोहर मार दी मोदी जी ने। यही गुजरात लॉबी की आप कह सकते हैं ताकत है। अब दोस्तों आप कहेंगे कि राहुल गांधी ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर, जो नए चीफ इलेक्शन कमिश्नर बने ज्ञानेश कुमार, इनका विरोध क्यों किया, डिसेंट नोट क्यों किया? दरअसल जो पैनल बना है, सिलेक्शन पैनल बना है चीफ इलेक्शन कमिश्नर को चुनने का, उसमें राहुल गांधी भी हैं। 3 लोग हैं उसमें पैनल में, प्राइम मिनिस्टर मोदी हैं, होम मिनिस्टर अमित शाह हैं और लीडर ऑफ अपोजिशन राहुल गांधी, 3 लोग हैं। अब राहुल गांधी का कहना है कि होम मिनिस्टर की जगह चीफ जस्टिस को पैनल में रखना चाहिए कि निष्पक्षता के साथ चुनाव हो, क्योंकि अगर 3 लोग हैं इसमें से 2 जो है मोदी और शाह हो गए, अब ये 2 जो कहेंगे इन्हीं की बात मानी जाएगी, 2:1 फैसला होगा। इसलिए उन्होंने कहा कि अगर निष्पक्षता के साथ अगर आपको इलेक्शन कमिश्नर, चीफ इलेक्शन कमिश्नर चुनना है, तो अगर आप नेता विपक्ष रख रहे हैं और प्रधानमंत्री रख रहे हैं तो फिर आपको चीफ जस्टिस को रखना चाहिए। आपने पैनल में अपने ही मंत्री को रख लिया, वो भी अमित शाह को रख लिया, तो फैसला क्या होगा? और ये बात राहुल गांधी ये बात लोकसभा में भी उठा चुके हैं, संसद में भी कह चुके हैं मोदी के सामने। सुनिए आप। The election commissioner used to be chosen by the prime minister, leader of opposition and the chief justice. Sir, the chief justice was removed from that committee. Why? This is the question, sir. This is the question to the prime minister. अब दोस्तों राहुल गांधी ने जो डिसेंट नोट लिखा, जो विरोध किया ज्ञानेश कुमार का, उसकी वजह ये थी कि उनका ये कहना था कि जब ये अपॉइंटमेंट, चीफ इलेक्शन कमिश्नर का अपॉइंटमेंट कैसे हो, इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट में एक पिटीशन है, मामले की सुनवाई चल रही है, 19 तारीख को फैसला आ सकता है। तो मोदी जी आप 24 घंटे रुक जाते, 48 घंटे रुक जाते, सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने देते, उसके बाद जो भी फैसला होता हम तीनों लोग मिलकर नया देश का जो है मुख्य चुनाव आयुक्त चुन लेते, सेलेक्ट कर लेते। आपको रुकना चाहिए था, लेकिन मोदी जी रुके नहीं, बल्कि हड़बड़ाहट में रातों रात गैजेट जारी कर दिया, रातों रात मिडनाइट ऑर्डर जारी हुआ कि ज्ञानेश कुमार को ही बनाना है, और ज्ञानेश कुमार को ही बना दिया गया। अब दोस्तों जो बड़ा सवाल है, बिग क्वेश्चन है, वो ये है कि क्या मोदी और शाह ने जल्दबाजी की, रातों रात चीफ इलेक्शन कमिश्नर बना दिया? और राहुल गांधी का जो विरोध था वो जायज़ था, क्योंकि राहुल गांधी कह रहे थे कि भाई अगर ये मामला, अपॉइंटमेंट का मामला अगर सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है, 48 घंटे में फैसला आ सकता है 19 फरवरी को, तो भाई 48 घंटे रुक जाते हैं, इतनी जल्दबाजी क्योंकि रातों रात आप ऑर्डर जो है जारी कर रहे हैं। सवाल इस बात का है कि क्या सुप्रीम कोर्ट की अनदेखी की गई, देश की सबसे बड़ी अदालत की, और क्या अपने आदमी को चीफ इलेक्शन कमिश्नर बनाने के लिए शाह साहब ऑल आउट चले गए, कोर्ट को भी ताक पर रख दिया? मैंने आज इस पूरे मामले में जो पिटीशन जिन्होंने करी, जो सुप्रीम कोर्ट में इस मामले को लड़ रहे हैं, जिनकी संस्था लड़ रही है ADR, उनके संस्थापक को मैंने बुलाया है, जगदीप छोकर साहब। और जगदीप साहब ना सिर्फ चीफ इलेक्शन कमिश्नर के जो अपॉइंटमेंट उसको चैलेंज कर रहे हैं, उसका विरोध कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट में केस लड़ रहे हैं, बल्कि पिछले 25 बरसों से इलेक्शन कमीशन पर उनकी निगरानी है। इलेक्टोरल बॉन्ड जैसा जो फैसला आया था, वो भी जगदीप साहब जो थे उसमें एक आप कह सकते हैं पिटिशनर थे। तो जगदीप साहब को मैंने बुलाया है, और मैंने आज शरद गुप्ता पत्रकार हैं जो ब्यूरोक्रेसी पे, नौकरशाही पे, IAS ऑफिसर, IPS ऑफिसर, इन पर बड़ी नज़र रखते हैं, मैंने इनको भी बुलाया कि भाई शरद जी से पूछें, एक सेकंड ओपिनियन आप भी लें कि ज्ञानेश कुमार अमित शाह के कितने करीब हैं और क्यों इन्हें ये कुर्सी सौंपी जा रही है। क्या इरादा जो है 2029 का तो नहीं है, नेक्स्ट इलेक्शन का, क्योंकि जो मिस्टर ज्ञानेश कुमार हैं 2029 में ही रिटायर हो रहे हैं। छोकर साहब, मैं
शरद गुप्ता जी के पास आऊंगा जो ब्यूरोक्रेसी के एक्सपर्ट है। मैं पूछूंगा ज्ञानेश कुमार और अमित शाह के रिश्ते कितने करीबी हैं, लेकिन आपसे मैं पूछना चाह रहा हूं कि ये जो मोदी जी ने सुप्रीम कोर्ट में जो मामला चल रहा था अपॉइंटमेंट का, बिना रुके सुप्रीम कोर्ट में मामला चल रहा था, हड़बड़ाहट में मिडनाइट इलेक्शन कमिश्नर, चीफ इलेक्शन कमिश्नर की नियुक्ति कर दी। इससे क्या आप सहमत हैं, या आप को लगता है कि सरकार ने जल्दबाजी की, सुप्रीम कोर्ट के फैसले के लिए रुकना चाहिए था? देखिए, मैं इस फैसले से सहमत तो नहीं हूं, लेकिन मैं इस फैसले से कोई मुझे अचंभा भी नहीं हुआ, क्योंकि इससे पहले जब हमने पहली पिटीशन फाइल की थी कि चुनाव आयोग में जो नियुक्तियां होती हैं उनके बारे में कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है कि संसद को कानून बनाना चाहिए। वो संसद ने नहीं बनाया था, तो हम लोगों ने ये पिटीशन दायर की कि ये संसद को कहा जाए कि ये कानून बनाए। तो जब उसका फैसला आया तो सुप्रीम कोर्ट ने करीब 250 पन्नों में तो ये समझाया कि क्यों इलेक्शन कमीशन की जो अपॉइंटमेंट होती है वो केवल एक्सक्लूसिवली सरकार के द्वारा नहीं होनी चाहिए, उनमें और लोगों का भी हिस्सा होना चाहिए। तो ये लॉजिक सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में बहुत विस्तार पूर्वक दी। उन्होंने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की डिबेट्स का भी जिक्र किया और बड़ी पूरी भूमिका देने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने 2 डायरेक्शन दिए। पहला डायरेक्शन था संसद को कि आप इसके बारे में कानून बनाइए। दूसरा डायरेक्शन था कि जब तक वो कानून नहीं बनता है तब तक एक कमेटी होनी चाहिए जिसमें प्रधानमंत्री, लीडर ऑफ द ऑपोजिशन और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जिस कमेटी में होने चाहिए वो इलेक्शन कमीशन की अपॉइंटमेंट की रिकमेंडेशन करें। ये इसमें कोई दो राय नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा था पहला ऑर्डर लॉ बनाओ, दूसरा ऑर्डर जब तक लॉ ना बने तब तक ये रहेगा। ठीक है। तो पार्लियामेंट ने ये फैसला, मुझे जहां तक याद है फरवरी में आया था, तो पार्लियामेंट ने दिसंबर में ही लॉ बना दिया। उसमें उन्होंने कहा कि लॉ बना दिया और उसमें प्रधानमंत्री, लीडर ऑफ द ऑपोजिशन और चीफ जस्टिस की बजाय एक और मिनिस्टर जिनको प्रधानमंत्री मनोनीत करेंगे, ये 3 लोग होंगे। जब ये कानून बना तो हमें लगा कि ये कानून, वो अंग्रेजी में कहते हैं इट फॉलो द लेटर ऑफ द जजमेंट बट नॉट द स्पिरिट ऑफ द जजमेंट। तो वो क्योंकि हमारे हिसाब से वो ठीक नहीं था, तो हमने उसको, कानून जो बना था उसको चैलेंज किया और ये कहा कि ये सुप्रीम कोर्ट के आदेश और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की डिबेट्स में और कॉन्स्टिट्यूशन की जो बैकग्राउंड है उसके साथ फिट नहीं बैठता, इस कानून को बदलना चाहिए। तो वो हमारी जो पिटीशन है वो सुप्रीम कोर्ट में इस वक्त विचाराधीन है। उसमें पिछले जनवरी फरवरी में थोड़ी सी हरकत हुई है। 12 फरवरी को हियरिंग थी, उसमें 2 जज की बेंच थी, उनमें एक जज की तबीयत खराब हो गई, तो ये हुआ कि ये 12 की बजाय 19 फरवरी को सुना जाएगा। हमारे वकील महोदय ने कोर्ट में ये कहा कि देखिए 18 तारीख को ये फैसला होना है, नए 18 तारीख को मुख्य चुनाव आयुक्त रिटायर होंगे और किसी की नियुक्ति होने की संभावना है। तो कोर्ट ने कहा कि नहीं, वो हमें मालूम है, लेकिन हम भी फिर भी इसको 19 को ही सुनेंगे और अगर उससे पहले कोई ऊंच नीच होती है तो उसको हम देखेंगे उसके बारे में क्या करें। तो कोर्ट को इसके बारे में बताया गया था कि ये हो सकता है। कोर्ट ने कहा हाँ हमें मालूम है, हो सकता है, लेकिन हम अगर कुछ होगा तो उसके बारे में हम विचार करेंगे और कुछ एक्शन लेंगे। तो सिचुएशन वहां अब रुकी हुई है। कल सुप्रीम कोर्ट में हियरिंग है, उसमें हमारी पिटीशन जो पुरानी है इस कानून को चैलेंज करने वाली, उस पर हियरिंग होगी और हम ये जो 2 नियुक्तियां कल रात में हुई है उनको भी हम चैलेंज करेंगे क्योंकि ये उस कानून के मुताबिक नहीं है। जी, ये सिचुएशन इस वक्त की है। छोकर साहब, ये बताइए, जब 12 तारीख को इस मामले पे चीफ इलेक्शन कमिश्नर की नियुक्ति के मामले में जब 12 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट में इतनी इंपॉर्टेंट हियरिंग होनी थी, आपका कहना है कि उसमें एक जज साहब आए नहीं, वो बीमार पड़ गया? ठीक है भाई, कोई बीमार पड़ सकता है, उनकी ये कहना ठीक नहीं है, वो आए नहीं, उनकी तबीयत खराब हो गई। ठीक है, वो आए नहीं भाई, तबीयत खराब हो गई, नहीं आए वो। तो फिर सुप्रीम कोर्ट ने कहा, तब आपके वकीलों ने कहा
कि भाई 18 तारीख को राजीव कुमार रिटायर हो रहे हैं, उस दिन मोदी और शाह जो है वो दूसरा जो है चीफ इलेक्शन कमिश्नर नियुक्त कर देंगे, इसलिए आप 18 से पहले कर लीजिए, या कुछ सरकार को इंस्ट्रक्शन दे दिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि साहब हम देख लेंगे। तो फिर क्या मोदी जी को जो स्पिरिट ऑफ सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट की जो मंशा थी कि भाई अभी नहीं करेंगे, क्या मोदी जी को रुकना नहीं चाहिए था? मैं ये कहूंगा कि सरकार ने जो ये अपॉइंटमेंट की है ये नहीं करनी चाहिए थी, ये करना शोभा नहीं देता है। सरकार कानूनी दायरे में तो अपने हक के अंदर काम कर रही है, लेकिन कानून की एक होती है जो शब्द लिखा हुआ है कानून में, एक होता है उसका भावार्थ। आप कोई ग्रंथ भी पढ़ेंगे तो एक होता है शब्दार्थ, एक होता है भावार्थ। तो शब्दार्थ तो ठीक है कि आप कर दीजिए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का भावार्थ ये था कि अगर ये ना करें तो अच्छा रहेगा। लेकिन मोदी जी नहीं माने। चलिए, वो नजाकत या वो डेलिकेसी सरकार को शायद ना समझ में आई, ना उनको अपील की। उन्होंने जो कानून का लेटर को फॉलो करते हुए जो करना था कर दिया। अब आगे कानून हम अदालत में देखेंगे, अदालत क्या करती है। मतलब ये तो हम कह सकते हैं ना छोकर साहब कि मोदी जी ने जल्दबाजी की। देखिए, पहली बात तो मैं मोदी जी नहीं कहता, मैं सरकार कहता हूं। चलिए, सरकार ने जल्दबाजी की। केंद्र सरकार ने जल्दबाजी मेरे ख्याल में की है, क्योंकि ना तो कोई चुनाव होने वाला है, ना कुछ गड़बड़ ऐसे हो रही है। और पुराने जमाने में तो एक ही चुनाव आयुक्त होते थे, फिर 3 हुए, उसके बाद 1 हो गए, फिर तो कभी 2 होते हैं। अरे वैकेंसी रहती है, पिछली दफा 8 महीने वैकेंसी रही थी चुनाव आयोग में। तो जल्दबाजी तो ये सरासर है ही है, उसमें कोई शक नहीं। ठीक है भाई। छोकर साहब जिनकी तरफ से पिटीशन फाइल हुई है इस मामले में, उनका ये कहना है कि नरेंद्र मोदी और अमित शाह को रुकना चाहिए था, सरकार को रुकना चाहिए था, इंतजार करना चाहिए था सुप्रीम कोर्ट के फैसले का। नहीं रुकी, जल्दबाजी दिखाई। इससे पहले छोकर साहब कह रहे हैं कि ऐसे कई इलेक्शन कमिश्नर थे जो रिटायर हो गए, उसके कुछ महीने तक कुर्सी खाली रही, फिर इत्मीनान से सरकार ने नया चीफ इलेक्शन कमिश्नर बना दिया। तो थोड़ा इत्मीनान बरतना चाहिए था मोदी को, क्यों नहीं बरता? अब मैं शरद गुप्ता जी से पूछ रहा हूं, भाई ये तो ब्यूरोक्रेसी के एक्सपर्ट हैं। शरद जी, मुझे ऐसा लग रहा है कि अमित शाह, ज्ञानेश कुमार जो उनके बड़े खास अधिकारी हैं, उनको चाहते थे कि वो इलेक्शन कमिश्नर बन जाए, इसीलिए उनको जो है उन्होंने पहले इलेक्शन कमिश्नर बनाया, अब चीफ इलेक्शन कमिश्नर बनाने जा रहे थे। और शायद यही जल्दबाजी थी कि उन्होंने रातों रात मिडनाइट, मध्य रात्रि में अपॉइंटमेंट हो गया। मैं आपसे शरद जी ये पूछ रहा हूं, और कई दोस्तों के भी मेरे पास मैसेजेस आए हैं, उनका ये पूछना है कि क्या ज्ञानेश कुमार आईएएस ऑफिसर जो पहले होम मिनिस्ट्री में थे, क्या ये अमित शाह के करीबी हैं? क्या हम ये कह सकते हैं? आपके पास कोई जानकारी है शरद जी? देखिए, वो चूंकि होम मिनिस्ट्री में रहे हैं, कह सकते हैं कि वो अमित शाह के करीबी हैं। जिस तरीके के उन्होंने फैसले किए हैं, जिन चीजों पे काम किया है, वो इस सरकार के लिए बहुत बहुत महत्वपूर्ण काम थे। चाहे वो राम जन्मभूमि का ट्रस्ट बनाने का मामला हो, या धारा 370 हटाने का मामला हो, तो सारे का सारा जो भी काम किया होम मिनिस्ट्री में, वो ज्ञानेश कुमार जी ने किया है। कोऑपरेटिव मिनिस्टर जब अमित शाह जी थे, तो उस समय ये कोऑपरेटिव मिनिस्ट्री के सेक्रेटरी थे। तो आप इस तरह से कह सकते हैं कि ज्वाइंट सेक्रेटरी रहे, फिर उसके बाद एडिशनल सेक्रेटरी रहे, फिर सेक्रेटरी रहे। तो वो एक लंबा एसोसिएशन उनका अमित शाह जी के साथ रहा है, विच इज ऑन रिकॉर्ड। तो उसको आप कह सकते हैं कि उनके करीब रहे। लेकिन जो महत्वपूर्ण काम उन्होंने किए हैं, वो ये 3-4 जो ज्यादा महत्वपूर्ण काम थे, कि उन्होंने कोऑपरेटिव लॉ जो बनाया है वो उन्होंने किया। उन्होंने जम्मू कश्मीर में जो धारा 370 एब्रोगेट की गई, उसके बजाय 2 अलग अलग यूनियन टेरिटरीज बनाई गई, लद्दाख और जे&के। तो वो दोनों उन्होंने काम किया। और इसी तरह से राम जन्मभूमि ट्रस्ट जो बना, जब मामला कोर्ट में था तो उन्होंने सेंटर को रिप्रेजेंट किया, और इसी तरीके से जब ट्रस्ट बना तो उसमें भी केंद्र सरकार का पक्ष उन्होंने ट्रस्ट में रखा। शरद जी, आप कह रहे हैं कि ज्ञानेश कुमार जो शायद आगरा से ताल्लुक रखते हैं, उत्तर प्रदेश से, और हैं तो केरला कैडर के, आप कह रहे हैं कि अमित शाह के जो सबसे टफ चैलेंजेस थे,
जो सबसे मुश्किल काम थे, चैलेंजिंग काम थे, वो सारे के सारे काम उन्होंने ज्ञानेश कुमार को दिए। जैसे धारा 370 का बता रहे हैं, धारा 370 का भी इन्होंने ही सारा पूरा ब्लूप्रिंट तैयार किया। आप कह रहे हैं कि राम जन्म भूमि जो मंदिर बनना था, उसके ट्रस्ट में अमित शाह के कृपा से यही उस ट्रस्ट में भी थे रिप्रेजेंटेटिव। आप बता रहे हैं कि जो अमित शाह ने नई मिनिस्ट्री बनाई सहकारिता की, कोऑपरेटिव की, उसका सेक्रेटरी बनाया, उसके कानून भी जो बने उसमें भी ज्ञानेश कुमार थे। यानी हर मसले में ज्ञानेश कुमार थे, अलादीन का चिराग। क्या आपको लगता है कि भाई कहीं ना कहीं अमित शाह भी इंटरेस्टेड थे कि ज्ञानेश कुमार ही बने? भाई सेक्रेटरी तो सैकड़ों हैं भारत सरकार में, ज्ञानेश कुमार ही क्यों, ये मैं पूछ रहा हूँ। जो पिछले कुछ सालों से मैं कहूंगा जिस तरीके की इमेज बन रही है इलेक्शन कमीशन की, वो अच्छी नहीं है। डेमोक्रेसी के लिए एक इम्पार्शियल एंड इंडिपेंडेंट इलेक्शन कमीशन का होना बहुत जरूरी है। बहुत जरूरी। लोग इस पे डिफर कर सकते हैं, लेकिन जिस तरीके से हमने पहले भी देखा, और जो जो इलेक्शन कमीशन की इमेज थी, और जिस तरीके से टीएन सेशन के आने के बाद एकदम से इमेज चेंज हुई, और उसके बाद फिर धीरे धीरे अब वो वापस अपनी जैसी पहली इमेज थी वैसी बनती जा रही है। तो इलेक्शन कमीशन नीड्स टू अप इट्स एंटी एंड उसको अपनी इमेज सुधारने की जरूरत है। और जिस तरीके के काम हो रहे हैं लगातार, अगर सरकार की हाँ में हाँ इलेक्शन कमीशन मिलाता है तो ये एक अच्छी बात नहीं है, अच्छी बात, ये डेमोक्रेसी के लिए अच्छा नहीं है। अच्छा। और अगर 2029 तक यही इलेक्शन कमिश्नर रहते हैं, और अगर जिस तरीके से पिछले 2 साल से काम चल रहा है इसी तरीके से अगर आगे चलता रहा, तो मुझे लगता है कि ये डेमोक्रेसी के लिए कोई बहुत अच्छा संकेत नहीं होगा। नहीं है। बड़ी बात शरद गुप्ता साहब ने कही, वरिष्ठ पत्रकार, इंडियन एक्सप्रेस, इंडिया टुडे ग्रुप से जुड़े रहे और ब्यूरोक्रेसी पर आप कह सकते हैं एक्सपर्टाइज है इनका। इनका ये कहना है कि भाई एक तो इलेक्शन कमीशन की छवि अच्छी नहीं है पिछले कुछ सालों में। हाँ में हाँ मिलाने, सरकार की हाँ में हाँ मिलाने वाले लोग जो हैं वो इलेक्शन कमिश्नर बन रहे हैं। ज्ञानेश कुमार अमित शाह के करीबी रहे, उनके साथ काम करते थे और वो 2029 तक जो अगला चुनाव होगा, मिशन अमित शाह, तब तक वो इलेक्शन कमिश्नर रहेंगे। शरद साहब कह रहे हैं कि भाई मुझे लगता है कि जो छवि है, जिस तरह के कामकाज के तरीके हैं, जिस तरह के आरोप लग रहे हैं, कहीं ना कहीं ये लोकतंत्र के लिए हो सकता है अच्छा ना हो। तो फिर अभी तो ज्ञानेश कुमार को तय करना, अमित शाह को तय करना। मैं एक सवाल पूछना चाहूंगा, समय हो रहा है। छोकर साहब, चलिए आपकी पिटीशन पे तो बात हो गई, अब 19 तारीख को फैसला आएगा, जो भी है वो तो आगे देखेंगे। 19 को तारीख को फिर हम आपसे बात करेंगे। मुझे ये बताइए, आप 25 वर्षों से लगातार आपकी जो संस्था एडीआर है वो इलेक्शन कमीशन पर निगरानी रख रही है। तमाम आपने बड़े कामयाब पिटीशंस फाइल किए, इलेक्टोरल बॉन्ड तो उसमें एक बहुत ही हिस्टोरिकल जजमेंट आपने देश को दिया। मैं ये जानना चाह रहा हूं कि क्या हाल फिलहाल के वर्षों में, पिछले 7-8 वर्षों में आप इलेक्शन कमीशन के कामकाज से सेटिस्फाई है या नहीं है? जैसा आपने कहा, हम 25 साल से इलेक्शन कमीशन पे नजर तो क्या रख रहे हैं, हम इलेक्शन कमीशन के साथ काम करते आ रहे हैं। हम पहले 15 साल तक इलेक्शन कमीशन के साथ बड़ा तालमेल हम लोग रखते थे और इलेक्शन कमीशन भी रखता था। और कुछ जो हम उनको सलाह देते थे उन पे वो कहते थे हाँ भाई ये हो सकता है, ये नहीं हो सकता। और फिर आपस में बात करते थे कि अच्छा अगर ये करना है तो इसका क्या तरीका हो सकता है, अगर सही काम है। गलत काम तो हमने अपने हिसाब से तो कभी उनको कहा नहीं, ना ही उन्होंने कभी हमें कहा कि ये गलत काम है। तो काफी क्लोजली हम लोग इलेक्शन कमीशन के साथ काम करते थे। लेकिन पिछले करीब 7-8 सालों में ये देखने में आया कि इलेक्शन कमीशन का और हमारा कांटेक्ट बिल्कुल खत्म हो गया। अब तो बिल्कुल ही नहीं है। अब तो हम इलेक्शन कमीशन को चिट्ठियां लिखते हैं, उनके जवाब तक नहीं आते, उनकी एक्नॉलेजमेंट तक नहीं आती। तो हम संतुष्ट इसलिए नहीं है कि बहुत सी चीजें हम उनके नोटिस में लाते हैं, कुछ पब्लिकली लाते हैं, कुछ अलग दूसरे, कुछ ऐसी भी हम उनको चिट्ठियां लिखते हैं जिनको हम पब्लिक नहीं करते। लेकिन जैसे कि मैं क्या बताऊं, तो बार बार कहने में शर्म आने लगी है कि 2024 के लोकसभा इलेक्शन में 543 टोटल सीटें थी। उनमें से 5 सीटों में तो जो वोट ईवीएम में डले
और जो ईवीएम में गिने गए उनमें कोई अंतर नहीं था। और ये मैं सिर्फ ईवीएम के वोट की बात कर रहा हूँ, पोस्टल वोट की बात नहीं कर रहा। बट 543 में से 538 कॉन्स्टिट्युएंसी में जो वोट ईवीएम में डले और जो वोट ईवीएम में गिने गए उनमें अंतर था। ओ माय कहीं गॉड, ज्यादा थे, अरे सर कहीं ये क्या ज्यादा कह रहे हैं था, आप? छोकर कहीं साहब आप तो ज्यादा कह रहे हैं कि वोट गिने गए। एक मिनट छोकर साहब, ये तो आप बड़ी जानकारी दे रहे हैं। आप कह रहे हैं कि 543 में 538 सीटें, मोर देन 99%, ये उनमें जानकारी फर्क दीपक था। जी हम दीपक जी हम कई पिछले महीनों से दे रहे हैं, लिख रहे हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, लेकिन उसका जवाब सही नहीं मिलता है। उसका जवाब ये मिलता है कि या तो ये हो सकता है कि जो मॉक पोल के वोट थे वो ना गिने गए हों, या ये हो सकता है कि कुछ फॉर्म 17 भरने में गलती हो गई हो। हमने ये कहा कि भाई ये जो हो सकता है ये मत बताइए, हर कॉन्स्टिट्यूएंसी में बताइए कि सीतापुर कॉन्स्टिट्यूएंसी में 200 वोट या 251 वोट कम गिने गए, क्यों गिने गए कम, मॉक पोल में कितने बड़े हुए थे, तो वो नहीं बताया जा रहा है। और यही काम, बड़ी इंटरेस्टिंग बात यह है कि दिल्ली में सिवाय 4 को छोड़कर सब में ये संख्या बराबर है। ओके, इससे ये जाहिर होता है मेरे ख्याल में कि ये काम इलेक्शन कमीशन ठीक कर सकता है अगर चाहे तो। दिल्ली की असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी में उन्होंने ठीक किया, लोकसभा में वो ठीक नहीं था। मैं ये नहीं कह रहा उन्होंने गलत किया, ठीक नहीं था, उसको देखना चाहिए। और अगर उन्होंने उसको देख के दिल्ली में कुछ सुधार किया है तो बताएं जनता को कि हमने ये सुधार किया है। तो सीक्रेसी जो है, जो मुख्य चुनाव आयुक्त आज रिटायर हो रहे हैं, मैंने उनको 3 दफा टेलीविजन पे कहते सुना है कि इलेक्शन कमीशन के 3 प्रिंसिपल हैं, डिस्क्लोजर, डिस्क्लोजर, डिस्क्लोजर। वो कहते तो है डिस्क्लोजर, लेकिन करते नहीं थे डिस्क्लोजर, करते नहीं। और अगर आप देखें हरियाणा के चुनाव में एक वकील साहब है, उन्होंने मांगी थी वीडियो रिकॉर्डिंग, तो हाई कोर्ट हरियाणा और पंजाब हाई कोर्ट ने कह दिया रिकॉर्डिंग मिलेगी। वो 8 दिसंबर को ऑर्डर आया और 20 दिसंबर को कंडक्ट ऑफ इलेक्शन रूल में बदलाव आ गया कि ऐसी चीजें आइंदा नहीं दी जाएंगी। जी जी जी। तो ट्रांसपेरेंसी की बहुत भारी कमी है। शरद जी, एक समय हो गया, एक लाइन में जवाब मैं चाहता हूं। क्या राजीव कुमार जो बहुत विवादों में रहे, आपको लगता है, क्योंकि आपने टीएन सेशन के भी इंटरव्यू किए, टीएन सेशन साहब को भी आपने कवर किया, राजीव कुमार को भी आपने देखा, राजीव कुमार और टीएन सेशन में क्या वाकई जमीन आसमान का अंतर है? बिल्कुल है। मतलब ये घटना तो सभी को पता है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है कि अगर टीएन सेशन ने ये कह दिया कि साहब मैं कोई इलेक्शन नहीं कराऊंगा जब तक सरकार इलेक्टोरल कार्ड्स के लिए, वोटिंग कार्ड्स के लिए पैसे नहीं रिलीज करती, सैंक्शन नहीं देती है, और जिससे कि प्राइम मिनिस्टर पीवी नरसिम्हा राव उस समय किसी भी सदन के सदस्य नहीं थे, उनकी अपनी कुर्सी खतरे में पड़ गई थी। ऐसा उसके बाद से आज तक किसी भी इलेक्शन कमिश्नर की इतनी हिम्मत नहीं हुई कि वो डेमोक्रेसी को अपहोल्ड करने के लिए या डेमोक्रेटिक वैल्यूज को अपहोल्ड करने के लिए इस एक्सटेंट तक जा सके। और राजीव कुमार साहब का तो खैर मैं कुछ कह नहीं सकता, क्योंकि वो खुली किताबें भी छोगर साहब ने बता ही दिया उनके बारे में। सब उनकी तरफ से एक्नॉलेजमेंट नहीं आता। और बिल्कुल सही बात है, ट्रांसपेरेंसी इज द की टू डेमोक्रेसी। जितना आप ट्रांसपेरेंसी खोएंगे उतना आप डेमोक्रेसी के प्रति लोगों में विश्वास कम करेंगे। जी, शरद गुप्ता साहब थे, ब्यूरोक्रेसी कवर करते, इनका ये कहना है कि साहब टीएन सेशन और राजीव कुमार में वाकई जमीन आसमान का फर्क है। सेशन साहब जब इलेक्शन कमिश्नर थे तो उस वक्त वो प्राइम मिनिस्टर को कन्फ्रंट कर देते, नरसिम्हा राव को कन्फ्रंट कर दिया। और आज की तारीख में शरद जी और छोकर साहब का कहना है कि साहब इलेक्शन कमीशन, प्राइम मिनिस्टर तो छोड़िए, कौन हिम्मत कर पाएगा, एडीआर जैसी संस्थाएं या पॉलिटिकल पार्टी हैं या लोगों, उनके पत्र और उनकी शिकायतें उसको भी संज्ञान नहीं लेती, एक्नॉलेज नहीं करती हैं। अब देखना दोस्तों ये होगा कि सुप्रीम कोर्ट क्या फैसला देता है, और क्या ज्ञानेश कुमार जो अमित शाह के आदमी हैं, क्या इसके अगेंस्ट कोई डिसीजन आता है, फिर से कोई जो सिलेक्शन पैनल है रिकंस्टिट्यूट होता है, क्या उसमें मोदी जी के साथ साथ प्राइम मिनिस्टर के साथ चीफ जस्टिस
और लीडर ऑफ अपोजिशन होते हैं। मेरा सवाल एक ये भी है कि अगर ये देश सीबीआई के डायरेक्टर को चुनते समय अगर एक निष्पक्ष पैनल बना सकता है जिसमें चीफ जस्टिस भी हैं, लीडर ऑफ अपोजिशन भी है, प्राइम मिनिस्टर भी है, अगर सीबीआई का डायरेक्टर ऐसे पैनल से चुना जा सकता है तो इलेक्शन कमिश्नर में क्यों नहीं उसके सिलेक्शन पैनल में चीफ जस्टिस को शामिल किया जाता है? ये एक बड़ा सवाल है। बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया छोकर साहब, आप आए, आपने समय दिया, बेबाक बोलते हैं आप। और शरद जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दिस प्रोग्राम। थैंक यू सो मच।